का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, ठीक है, यानी द्विबीजपत्र में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि जो भ्रूण होता है उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो हम लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक जैसी स्ट्रक्चर होती है, यानी हमारी भ्रूण कोश जैसी एक संरचना होती है जिसमें 3 कोशिकाएं निभाग यानी चलाजल एंड पर होती हैं, जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल बोलते हैं। मध्य में द्वितीयक केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई होता है और नीचे बीजांड द्वार की तरफ 2 सिनर्जिड्स यानी हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं और मध्य में अंड कोशिका यानी एग सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो सैक की। इसके बाद निषेचन जो होता है वो किस तरह से शुरुआत होती है उसकी, एक पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका होती है जो कि हमारी कहाँ से एंटर करती है, हमारी माइक्रोपाइलर एंड से भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। ठीक है, इसी के माध्यम से जो नरयुग्मक होते हैं, जो पोलन होते हैं, वो भी अंदर एंटर कर जाते हैं, जिनमें से पहला जो नरयुग्मक या पहला पोलन होता है वो हमारा मध्य में जाकर के द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है यानी फ्यूज करता है और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या फिर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका उसे कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे त्रिसंलयन होता है। इसके बाद जो दूसरा नरयुग्मक या दूसरा पोलन होता है वो यहाँ पे अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, जिसे हम वास्तविक संलयन कहते हैं। यहीं पर हमारा ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी यहाँ पे होता है, जिसके दौरान हमारी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, यानी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। ठीक है, तो हमारा युग्मनज से भ्रूण बनता है और हमारी PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म के बारे में टॉपिक फर्स्ट में हम लोगों ने इसके पहले एक लेक्चर आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एंडोस्पर्म क्या होता है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रूण का विकास। ठीक है, जो कि हम द्विबीजपत्र में पढ़ेंगे, यानी द्विबीजपत्र में किस तरह से होता है। इसके बाद हम एक बीज पत्र में भी पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार से होता है। हालांकि दोनों में जो प्रोसेस होता है सेम होता है, लेकिन जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट यानी जो भ्रूण बनता है वो देखने में अलग होता है। ठीक है, तो द्विबीजपत्र का मतलब होता है जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं, है ना, और एक बीज पत्र जिसमें एक बीज पत्र उपस्थित होता है। तो यही बेसिकली हमारा जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, तो भ्रूण का विकास तो होता किस प्रकार से है, जिसमें वास्तविक संलयन यानी सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन के दौरान हमारा युग्मनज एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, यानी द्विगुणित संरचना बनती है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं यानी जायगोट कहते हैं, और जायगोट से फिर हमारा भ्रूण बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी प्रोसेस को देखेंगे, यानी युग्मनज से जो एम्ब्रियो है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे दूं, तो हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में ज़्यादातर डिविजन्स ही देखेंगे, यानी विभाजन ही इसमें होता है। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा डीपली हमें समझना पड़ेगा और आप लोग अपनी NCERT की बुक से इसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, वही आपके इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आपका युग्मनज जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे द्विगुणित और एक कोशिकीय होती है, यानी डिप्लॉइड और सिंगल सेल्ड होती है। मतलब क्या है इसका, ये बात तो सच है कि हमारा जो एक युग्मनज होता है वो हमारा हैप्लॉइड मेल गैमिट यानी एक अगुणित नर युग्मक से बनता है और एक अगुणित मादा युग्मक के संलयन से बनता है। ठीक है, संलयन से बनता है, यानी एक अगुणित मादा युग्मक होगा और एक अगुणित नर युग्मक होगा, जो कि मिल करके एक द्विगुणित संरचना बनाएंगे, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं या जायगोट कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है। तो सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिकीय तो वो होते ही हैं, तभी तो उसमें फिर डिविजन्स होती हैं। तो एक कोशिकीय होता है और डिप्लॉइड होता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक सेलुलोज की भित्ति बन जाती है। ठीक है, सेलुलोज की क्या बन जाती है, एक भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद इसमें डिवीजन जो होती है वो मियोटिकली ये डिवाइड करता है, यानी इसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, जिसके दौरान ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, युग्मनज होता है वो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। पहले जो सेल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है आकार में। ठीक है, जिसे हम आधार कोशिका यानी बासल सेल या फिर निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल बोलते हैं।
ठीक है, आधार कोशिका या निलंबक कोशिका। दूसरी या फिर जो निचली कोशिका होती है वो आकार में थोड़ी छोटी होती है, जिसे हम अंतस्थ कोशिका या फिर भ्रूणीय कोशिका बोलते हैं, यानी हमारी टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल उसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होगा, जो हमारी आधार कोशिका या निलंबक कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, यानी उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसके दौरान वो 6 से 10 कोशिकाओं का एक स्तर बनाएगी। समझ लो 10 से कोशिकाओं की एक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसे हम सूत्राकार संरचना या फिर हम नेक लेग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि आपको क्लियरली शो हो रहा है इन डायग्राम, है ना। तो देखो एक नेक लेग स्ट्रक्चर बन रही है, तो इससे सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है वो काफी बड़ी है, यानी वो यही सेल है, तो यही सेल तो डिवाइड हुई है ना। तो मैं समझाऊं इस चीज को, तो अनुप्रस्थ विभाजन जो होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो मान लो कि एक सेल थी, जब उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो उसने 6 से 10 कोशिकाओं में विभाजित हो गई। ठीक है, 10 कोशिकाओं में विभाजित हो गई, तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। तो इस प्रकार से हमारी 6 से 10 कोशिकाओं का एक स्तर बनता है, 6 से 10 कोशिकाओं बनती हैं, जिसे हम सूत्राकार संरचना या फिर हम इसे नेक लेग स्ट्रक्चर बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली कोशिका को हम पुटिका कोशिका या वेसिकुलर सेल बोलते हैं, जो कि चूषकांग, ठीक है, या फिर हॉस्टोरिया का काम करती है, यानी जो ये क्या करेगी, फूड स्टोरेज या फिर न्यूट्रिशन को चूसती है और हमारी भ्रूण तक पहुंचाती है। ठीक है, दूसरी जो सेल होती है, जो कि सबसे निचली वाली जो सेल होती है, वो उसे हम अधा स्फीति की कोशिका या हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जो कि हमारे ऊपरी कोशिका ऊपरी भाग और हमारे भ्रूण को आपस में जोड़े हुए रहती है, जो कि एक कनेक्टिव की तरह कार्य करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी तरीके से जो नीचे वाली सेल होती है, ठीक है, जो हमारी अंतस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका होती है, यानी एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोनल सेल जो होती है, जब वो डिवीजन शो करती है तो वो किस तरह का विभाजन करेगी, उदग्र और अनुप्रस्थ विभाजन, यानी दो प्रकार के विभाजन उसमें होंगे। तो एक बार याद रखिए कि जो उदग्र विभाजन होता है, जो कि हमारा 2 बार होगा। ठीक है, उदग्र यानी वर्टिकली डिवाइड करेगी 2 बार, और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी वो 1 बार। ठीक है, तो 2 बार उसमें उदग्र विभाजन होगा और 1 बार उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा। किस तरीके से, देखिए, तो आप इस प्रकार से समझ नहीं पाओगे। तो समझो एक सेल है, तो इसमें उदक विभाजन हुआ 2 बार, समझ लो 1 बार हुआ, तो इसने एक सेल को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, यानी एक ये वाली सेल हो गई और एक ये सेल हो गई। बात समझ में आई। ठीक है, यानी एक सेल थी, जब इसने डिवीजन शुरू किया, जब उदक विभाजन या वर्टिकली डिवीजन इसमें हुआ, तो वर्टिकल का मतलब यानी इस प्रकार से विभाजन होगा, और ट्रांसवर्स का मतलब इस तरीके से विभाजन होगा। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। तो इसमें सेल में जब डिवीजन हुई, पहला उदग्र विभाजन हुआ, तो इसने एक कोशिका को 2 कोशिकाओं में विभाजित कर दिया, 2 कोशिकाओं में उसने बांट दिया। इसे हम पहली कोशिका बोलेंगे, इसे दूसरी कोशिका बोलेंगे। दूसरा जो विभाजन हुआ, तो फिर उसमें ये वाली जो सेल थी, ये भी 2 भागों में बट गई, और ये वाली सेल थी, ये भी 2 भागों में बट गई। ठीक है, अगर चीजें समझ में नहीं आई तो एक बार और फिर से समझिए। तो हम क्या जानते हैं कि जो एक सेल होती है, एक सेल है, जब वो डिवीजन करती है तो वो डिवाइड करके 2 कोशिकाएं बनाती हैं, यानी 2 कोशिकाएं बनाती हैं, और वो 2 कोशिकाएं जो होती हैं वो फिर से टोटल कितनी कोशिकाएं बना लेती हैं, 4। ठीक है, तो ये वाली कोशिका भी 2 बना लेगी और ये वाली सेल भी 2 बना लेगी। तो यही सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, लाइक मियोसिस की तरह। ठीक है, तो एक सेल होगी जो कि विभाजित होकर, जिसमें पहला उदग्र विभाजन हुआ, उसने उदग्र विभाजन के दौरान 2 सेल बना ली। ठीक है, पहली दूसरी सेल बना ली, और जब दूसरी बार उसमें उदग्र विभाजन हुआ तो उसने डिवीजन शो की फिर से, और टोटल वहां पे कितनी कोशिकाएं बन गई, 4। ठीक है, 4 कोशिकाएं बन गई। तो ये 2 बार उदग्र विभाजन हो गया, और जब एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होगा, एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो ये जो 4 कोशिकाएं हैं वो किस में बढ़ जाएंगी, 8 कोशिकाओं में बढ़ जाएंगी। यानी प्लेन आया ट्रांसवर्स डिवीजन का, और उसने इन चारों कोशिकाओं में किस में बांट दिया, 8 कोशिकाओं में। ठीक है, तो अब कितनी सेल है, तो अब समझो कितनी सेल है, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल 8 सेल यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो जिसे हम लोग ऑक्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अष्टक। तो इस तरीके से इसमें डिवीजन होती है। ठीक है, तो
अब होता क्या है कि इसमें और भी ज़्यादा डिविजन्स होती हैं और हमारे पार्ट्स बनने लगते हैं। यानी जो सबसे पहले समझो, जो अधः स्फीति की कोशिका होती है वो हमारी रेडिकल की टिप यानी हमारी मूलांकुर का शीर्ष बनाती है। ठीक है, यानी जो सबसे अधः स्फीति की कोशिका जो होती है वो क्या बनाती है, हमारी रेडिकल की टिप या फिर हमारी मूलांकुर का जो शीर्ष बनाती है। ठीक है, तो नीचे जो ऑक्टेंट होता है, जो अष्टक होता है, इसमें जो इसकी जो ऊपर वाली सेल, ऊपर वाली जो 4 कोशिकाएं हैं उसे हम लोग अधराधार कोशिका यानी हाइपोबासल सेल बोलते हैं। और इसकी यानी ऊपर वाली ये 4 कोशिकाएं हैं जो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधराधार। ठीक है, अधराधार यानी हाइपोबासल सेल। और इसके नीचे वाली जो 4 कोशिकाएं होती हैं, नीचे वाली जो 4 कोशिकाएं होती हैं, हम उसे अध्याधार या फिर एपीबासल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एपीबासल सेल्स। तो जो हमारी ऊपर वाली जो 4 कोशिकाएं होती हैं, इसके द्वारा हमारा क्या बनता है, मूलांकुर यानी रेडिकल बनता है और उदोबीजपत्र यानी हाइपोकॉटाइल बनता है। और नीचे की जो 4 कोशिकाएं यानी अध्याधार जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे हमारा प्रांकुर यानी प्लिम्यूल बनता है और बीजपत्र यानी कॉटिलिडन्स बनती हैं। ठीक है, इसके बाद और भी डिविजन्स होती हैं। ठीक है, तो जिसके दौरान फिर ये हमारे अष्टक से क्या बन जाता है, एक हृदयाकार यानी एक हार्ट शेप्ड एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो हार्ट शेप क्यों कहा गया है, इसकी मिरर इमेज को देखो तो एक लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो एक हार्ट की तरह होगी, एक हृदय की तरह होगी, तो इसीलिए हम इसे हृदयाकार भी बोलते हैं। तो जल्दी से अब हम एक क्विकली रिवीजन करते हैं जो भी सारी चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या हमने अभी पढ़ा। तो सबसे पहला स्टेप है जिसमें हमारा एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है जो कि युग्मनज होती है। ठीक है, एक द्विगुणित युग्मनज होता है जिसमें हमारा असमान विभाजन होता है, असमान यानी अनइक्वल डिवीजन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक जो सेल होती है, पहली जो सेल होती है वो काफ़ी बड़ी और दूसरी जो सेल होती है वो काफ़ी छोटी होती है। बड़ी सेल को हम आधार या निलंबक कोशिका कहते हैं यानी बासल, या फिर हम इसे सस्पेंसर सेल बोलते हैं। दूसरी जो छोटी वाली सेल होती है हम उसे अंतस्थ या भ्रूणी कोशिका कहते हैं यानी हमारी टर्मिनल सेल, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो निलंबक कोशिका या सस्पेंसर सेल होती है उसमें विभाजन जब होता है तो उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है यानी ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके दौरान वो पुटिका कोशिका बनाती है जो कि चूषाकांग यानी हमारा हॉस्टोरिया का काम करती है। ठीक है, जो हमारे क्या करती है, हमारे नीलम यानी वो फूड स्टोरेज या फिर फूड सोर्सेस को खींच करके हमारे नीचे भ्रूण तक पहुंचाती है। ठीक है, उसे विकसित होने के लिए। तो पुटिका कोशिका होती है जिस जो कि 6 से 10 कोशिकाओं में विभाजित होती है यानी एक नेक लाइक स्ट्रक्चर यानी एक सूत्राकार संरचना बनाती है। ठीक है, इसकी सबसे जो निचली कोशिका होती है हम उसे अधा स्फीति कोशिका बोलते हैं जो कि मूलांकुर का शीर्ष बनाती है यानी रेडिकल की टिप बनाती है। और ये जो कोशिका होती है वो हमारी निलंबक कोशिका और भ्रूणी कोशिका को आपस में जोड़े रखती है, इसलिए इसे हम कनेक्टिव भी बोलते हैं। फिर आपका भ्रूणी कोशिका में जब यानी एम्ब्रियोनल सेल में जब हमारा डिवीजन शो होता है तो उसमें उदग्र और अनुप्रस्थ विभाजन यानी 2 प्रकार के वहाँ पे डिविजन्स होते हैं। उदग्र यानी पहले वो क्या करेगी, जो सेल भ्रूणी कोशिका होती है वो वर्टिकली डिवाइड होगी 2 बार, और एक बार हमारे अनुप्रस्थ विभाजन यानी उसमें ट्रांसवर्सली डिवीजन होगी। ठीक है, एक बार उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, जिसके द्वारा वो अष्टम अवस्था तक पहुंचेगी, जो भ्रूणी कोशिका है वो अष्टम अवस्था में आ जाएगी। और अष्टम अवस्था जो होती है वो ग्लोबुलर होती है यानी राउंड इन शेप होती है, इसलिए हम उसे ग्लोबुलर भी बोलते हैं। ठीक है, जो अष्टक हमारा बनता है ना तो उसे हम ग्लोबुलर भी बोल सकते हैं। तो अष्टक में जो 4 ऊपर की कोशिकाएं होती हैं हम उसे अधराधार कोशिकाएं, ठीक है, यानी अधराधार कोशिकाएं जिन्हें हम लोग हाइपोबासल सेल्स भी होते हैं। ठीक है, इनमें से ये 4 कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा हमारा मूलांकुर यानी हमारा रेडिकल, ठीक है, मूलांकुर यानी रेडिकल और अधोबीजपत्र यानी हाइपोकटाइल बनते हैं। नीचे की जो 4 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम अध्याधार कोशिकाएं या फिर हम उन्हें हमारे क्या बोलते हैं, अध्याधार कोशिकाएं यानी एपीबासल सेल बोलते हैं, जिनके दौरान हमारे प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर यानी प्लेम्यूल और हमारा बीजपत्र यानी कॉटिलिडन्स बनती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन आपको पता चल गई कि किस भाग से कौन सा पार्ट बनता है। तो जो अष्टम अवस्था होती है, जो ऑक्टेंट बनता है, उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो परिणत विभाजन होता है एक प्रकार का, जिसे हम लोग पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं, जो कि हमारा इससे पैरेलल होता है। ठीक है, जब सेल जो होती है उसमें पैरेलल डिवीजन होता है। ठीक है,
तो परिणत विभाजन होता है जिसके दौरान वो बाह्य त्वचीय कोशिकीय स्तर बनाती है, ठीक है, यानी हमारी एपिडर्मिनल सेल्स का एक लेयर बनाती है, जिसके दौरान आपकी क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है। फिर उसमें अपना विभाजन एक होता है, यानी एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जो कि आपका परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है सेल को, ठीक है, परपेंडिकुलर उसमें डिवीजन होता है, यानी उसमें अपना विभाजन होता है। इसी को हम लोग एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दौरान वहाँ पे वो क्या बनाता है, त्वचाजन स्तर बनाता है, यानी डर्मेटोजन बनाता है और उसका एक लेयर बनाती है, ठीक है। फिर इसमें जब विभाजन होता है अनुपस्थ और उदर विभाजन, ठीक है, तो इसके दौरान फिर वो एक हृदयाकार भ्रूण बनाता है, यानी एक हमारा हार्ट शेप्ड वहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, और यही हमारा फाइनली द्विबीजपत्री क्या होता है, भ्रूण होता है। तो ये हमारा द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास जो टॉपिक था, यानी डेवलपमेंट इन हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो, वो टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को आपको समझाने की। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उसे फिर से दोबारा देखिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।